दोस्तों, विवाह बोझ क्यों? विवाह बोझ क्यों? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आशा है सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे, क्योंकि आपका है दोस्त आपके लिए सदैव दुआ करता है, प्रार्थना करता है कि उनके सब दोस्त मौज में रहें, मस्ती में रहें, व्यस्त रहें। लेकिन अस्त व्यस्त मत रहा करो दोस्तों, व्यस्त रहो, मौज में रहो। दोस्तों, ये संकलन है संजय कुंदन जी का कि विवाह बोझ क्यों। वो कहते हैं कि मेरे मित्र अक्सर कहा करते थे कि घर जाने को मन नहीं करता। मैंने एक दिन पूछ ही डाला कि घर जाने का मन क्यों नहीं करता। तो कहते हैं कि जब भी घर जाता हूँ पत्नी झगड़ा करती है, इसलिए अच्छा है कि घर देर से जाऊँ और जाते ही सो जाऊँ और सुबह जल्दी घर से निकल जाऊँ। तो मैंने पूछा, भाई झगड़ा ऐसे ही तो नहीं होता होगा, जो तुम्हारी भी कोई भागीदारी होती होगी। तो वो इस प्रश्न को टाल गए और बोले, मुझे और भी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। वो इस प्रश्न को टाल गए। मतलब इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन वो उसको टाल गए। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनका वैवाहिक जीवन गड़बड़ाया रहता है और वो उसे संभालने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार वे उसे नियति मान लेते हैं कि शायद नियति को यही मंजूर था, या वे स्त्री की अपेक्षाओं पर ध्यान नहीं दे पाते कि स्त्री क्या चाहती है। वे गृहस्थी के ढोल को गले में पड़े ढोल की तरह बजाते रहते हैं। मतलब बिना मतलब का जीवन, मतलब उस जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता जब आप गले में पड़े ढोल को जबरदस्ती बजाएं। है कि नहीं दोस्तों? और इस प्रश्न को टाल जाए कि मेरे पास और भी व्यस्तताएं हैं, मैं इस पर बात नहीं कर सकता कि मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा क्यों करती है। कोई तो कारण होगा कि बैठकर बात की जाए। समाज में गृहस्थी का बोझ बताने वाले कई सूक्तियां प्रचलित हैं। इसे ऐसा मसला नहीं माना जाता जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए। सच्चाई यह है दोस्तों कि वैवाहिक जीवन की अशांति हमारे मन ही नहीं, तन पर भी बहुत गहरा असर डालती है। हाल ही में अमेरिका की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन के मुताबिक वैवाहिक झगड़ों का स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी के रोजाना के झगड़े उनके पाचन तंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। लगातार उनकी मानसिक अशांति से उनकी आंतों में छेद हो जाता है, जिससे अनपचा खाना और बैक्टीरिया खून में मिल जाते हैं। नतीजतन क्या होता है? पेट में सूजन, दूसरी तरह की कई बीमारियां हो जाती हैं। पहले भी अनेक शोधों से वैवाहिक झगड़ों के मानसिक प्रभाव जैसे डिप्रेशन वगैरह की बात सामने आई है, लेकिन पहली बार इसके शारीरिक प्रभाव को लेकर कोई अध्ययन सामने आया है। जाहिर है लगातार झगड़े जो है बीमार करते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि स्ट्रेस से बीमारियों की शुरुआत होती है। ये तो हकीकत है दोस्तों। ये तनाव जो है, 80% बीमारियां तनाव के कारण होती हैं। 80%। 20% होती हैं जो पेट के खान पान की वजह से होती है, और जो पेट के खान पान की वजह से होती हैं वो अक्सर ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन जो इसकी वजह से होती हैं, तनाव की वजह से, वो बहुत गंभीर घाव देती हैं, वो जल्दी ठीक भी नहीं होती। तो दोस्तों, ये देखो, वैज्ञानिकों ने जो है इसके ऊपर रिसर्च करके ये पाया है कि जो झगड़े होते हैं, वैवाहिक झगड़े, हमारे मानसिक ही नहीं
शरीर के ऊपर ये बहुत घातक प्रभाव डालते हैं। तो हमें इन झगड़ों से बचना चाहिए। लगातार झगड़े बीमार करते हैं। अगर आपका पार्टनर आपका स्ट्रेस दूर करता है तो आप स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब वही स्ट्रेस देने लगता है तो आपके शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं। करीब 65 साल के एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे बताया कि उनके 10 साल छोटे भाई को वैवाहिक झगड़ों की वजह से हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। तो हमें इस तरह के झगड़ों से बचना चाहिए। और ये वैवाहिक झगड़े जो हैं आपस में बैठकर निपटाए जा सकते हैं, आपस में ही बैठकर निपटाए जा सकते हैं। दोस्तों, एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूं मैं। ये बिल्कुल सत्य घटना है। विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज, जैन मुनि, उनके पास एक नवयुवक आया जो उनका शिष्य था, उनके प्रवचन सुनता था। उसने आके कहा, महाराज जी, मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अब मैं उनसे तलाक लेना चाहता हूं। महाराज जी ने कहा, भाई ऐसा क्यों? तुम्हारी प्रेम विवाह हुआ है, 2 साल हुए हैं, तुमने प्रेम विवाह किया है और तुम अब तलाक लेना चाहते हो, क्या कारण है? और तुम उनसे कैसे मिले? तो उसने बताया कि एक बार मैं रेलगाड़ी से जा रहा था तो मेरी सामने वाली सीट पर वो नवयुवती बैठी थी जो मेरी पत्नी है। वो बहुत खूबसूरत थी। वो नवयुवक जो था वो मुंबई में एकदम पॉश इलाके में रहता था। मुंबई का एकदम पॉश इलाका। और जो नवयुवती थी वो अहमदाबाद के कुछ आगे एक गांव पड़ता है, वहाँ की रहने वाली थी। तो नवयुवक ने बताया कि वो सामने वाली सीट पर बैठी थी, अत्यधिक सुंदर थी। तो हम दोनों की आंखें चार हुई और फिर हम लोगों ने प्रेम विवाह किया। लेकिन वो नवयुवती जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। जब मैं कभी किसी समारोह में जाता हूँ और समारोह में जब मुझसे मिलने वाले मुझसे उसका पूछते हैं कि भाई ये कहाँ तक पढ़ी लिखी है, ये कौन है, कैसे है, क्या है, तो मेरे मन में बड़ी हीन भावना आती है कि मैं कैसे किसी को बताऊं कि कितनी पढ़ी लिखी है। तो महाराज जी ने कहा, देखो, जब तुम रेलगाड़ी में जा रहे थे तो उसके पुण्य कितने स्ट्रांग थे, कितने शक्तिशाली थे कि तुम उसके आकर्षित हुए, और तुम्हारे गुण कितने अच्छे थे कि वो तुमसे आकर्षित हुई। मतलब उसके पुण्य और तुम्हारे गुण, तुम समझ रहे हो कि उसके पुण्यों में कितना प्रभाव होगा, उसके पुण्य कितने उच्च तरह के होंगे कि जिन्होंने तुम्हारे को जो है आकर्षित किया और तुम्हारे गुणों ने उसको आकर्षित किया। और तुम उसके पुण्यों की वजह से ही हो सकता है तुम्हारे समाज में इतनी प्रतिष्ठा हो, तुम्हारा वकालत का काम इतना अच्छा चल रहा हो, केवल उसके पुण्यों की वजह से। तुम्हारे में गुण तो हैं, तुम वकील हो, लेकिन तुम उसके पुण्यों को भूल रहे हो। मैं ये मानता हूं कि अखंड के साथ कुछ खंड आया है तुम्हारे पास, लेकिन अखंड के साथ तुम्हें खंड भी स्वीकारना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि इसके पुण्य बहुत ही प्रभावशाली हैं, बहुत ही उच्च कोटि के पुण्य हैं उसके, जिसने तुम्हें प्रभावित किया है, जिससे तुम्हारी वकालत का पेशा भी बहुत ऊपर उठा है। तुम इस बात को समझो। केवल इस छोटी सी बात के लिए कि वो कम पढ़ी लिखी है तुम्हारे से, तुम उसको छोड़ना चाहते हो। तुम उसके गुणों को, पुण्यों को नहीं देख रहे।
दोस्तों, उस नवयुग के बाद में ये बात समझ में आ गई। उसने महाराज जी को बोला, महाराज जी, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं भटक गया था। मैं स्वीकार करता हूँ उसके गुणों को, उसके पुण्यों को, कि उसके पुण्यों की वजह से ही जो मेरा प्रभाव है समाज में, उसके पुण्यों की वजह से ही है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जब पति पत्नी का मेल मिलाप होता है, वो एक दूसरे के भागीदार बनते हैं जीवन के, तो किसी के गुण और किसी के पुण्य, इन वजह से ही जो है वो मेल मिलाप होता है। किसी के गुणों की वजह से या किसी के पुण्यों की वजह से तुम ऊपर उठ रहे हो, तुम्हारे समाज में इतनी प्रतिष्ठा है, तो इस बात को मत भूलिए। क्योंकि पति पत्नी का मेल ही तभी होता है जब वो मालिक भी चाहता है। जो मालिक भी चाहता है, ये मेल भी तभी होता है। लेकिन आज के माहौल में गड़बड़ क्या हो गई है? बहुत गड़बड़ हो गई है। क्योंकि एक तो पति पत्नी दोनों ही काम पर जाते हैं, दोनों ही खूब कमाते हैं, और जब शाम को थके मांदे आते हैं तो थोड़ा चिड़चिड़ापन मन में रहता ही है। तो दोनों को ये सोचना चाहिए कि दोनों ही थके हुए हैं, एक थका हुआ नहीं है। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, न कि ये देखना चाहिए कि मैं ज़्यादा कमा रहा हूं, वो कम कमा रहा है। दोनों को इस समय समाज में ये बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। पहले विरले ही सुनने को आते थे कि किसी का संबंध विच्छेद हो रहा है, विरले। लेकिन अब तो आए दिन सुनने को आ रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी इसको सुन रहा है और जिनके नॉलेज में ऐसी बातें हैं, उनको ये समझाना चाहिए कि भाई उसके गुण या उसके पुण्य इतने स्ट्रांग हैं जिस वजह से तुम लोगों का संबंध जुड़ा है, और संबंध को जुड़े रहना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बात पर संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक तो आजकल जो है बच्चे बड़ों से अलग रहने लगे हैं, वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट आया है, बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। जिस घर में बड़े लोग होते हैं ना, उस घर में ऐसी गलतियां जो हैं बहुत कम होती हैं, बहुत कम। बड़े लोग संभाल लेते हैं। लेकिन जहाँ है ही दो नवयुवक नवयुवती, तो वहां पर जो है दोनों का ईगो टकराता है। तो दोस्तों, प्रकृति का तो नियम है ना, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, एक ही का ईगो रह सकता है। जब एक आदमी क्रोध में हो तो दूसरा शांत रह जाए। सबसे बड़ा सूत्र है ये वैवाहिक जीवन का। अगर पति क्रोध करे तो पत्नी शांत रहे, और पत्नी क्रोध करे तो उसमें पति शांत रहे। और जब दोनों में से किसी की गलती हो तो क्रोध के वक्त दूसरा ना बोले, जब वो शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, फिर उसको समझाए कि भैया देखो ये बात ऐसी है, तो समस्या आड़े नहीं आती और समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन जहाँ दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्रोधित होते हैं तो पता ही नहीं लगता कौन किसको क्या बोल रहा है।
ये बहुत बड़ी समस्या है। तो जो भी इस वीडियो को सुन रहा है और जिसकी नॉलेज में ऐसा कोई केस है, तो मैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको ये समझाइए कि भैया उसके पुण्य या उसके गुण इतने मजबूत हैं जिसकी वजह से तुम चल रहे हो। इसलिए संबंध विच्छेद ना करते हुए इन संबंधों पर फिर से सोचिए और इसको आगे बढ़ाइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन सफल हो, बहुत सफल हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, बस यही कामना करता हूँ, यही उससे दुआ करता हूँ। दुआएं रंग लाती हैं दोस्तों। मैं तो रोज़ अनुभव करता हूँ, रोज़ अनुभव करता हूँ, ये दुआएं रंग लाती हैं। इसलिए दुआ करना मत छोड़िए, प्रार्थना करना मत छोड़िए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।